हेलो एवरीवन, मैं भाव शर्मा फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर डाउट में। तो जैसा कि अब आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने चैप्टर नंबर 7 मोशन के इंट्रोडक्शन की बात की थी कि मोशन होता क्या है और कितने टाइप से हम इसे क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ध्यान रखना, फिजिकल क्वांटिटीज किन्हें कहा जाता है और इसके कितने टाइप हैं हम वो समझेंगे सबसे पहले। सो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दीज आर द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये वो क्वांटिटी होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को हम मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी को हम मेजर कर सकते हैं, उसकी रिजिडिटी, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया, है ना। तो ये सारी चीजें जितनी भी क्वालिटीज होती है, जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो आप ध्यान रखेंगे हर ऑब्जेक्ट की क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। मतलब उस क्वांटिटी को जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज में आपके दो टाइप होते हैं। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दोज quantities of an object which can easily observe and measure, है ना, जिनको इजीली क्या किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है और मेजर किया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और लाइक अब इसमें आप ये कह सकते हैं लाइक, अब कैसी कैसी कौन सी प्रॉपर्टी है, लाइक आप इसमें कह सकते हैं कि कलर, इंटेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है, रिजिडिटी, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, वॉल्यूम, है ना। तो इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो इसके ना दो टाइप होते हैं। तो फिजिक इट हैज टू टाइप्स, है ना, इसके ना दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है आपका स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, देखिए स्केलर क्वांटिटी में आप कहेंगे कि बेसिकली दीज आर द क्वांटिटीज in which only magnitude को आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट। ठीक है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसमें दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि इट हैज नो डायरेक्शन। ठीक है, इसमें डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल में अगर आप देखें यहां पर, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, देखिए ध्यान रखना, एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है मास और वेट, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है कि जो मास है वही वेट है, जो वही है वही, जो वेट है वही मास है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको चैप्टर नंबर 9 जब आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, वहां पर इन दोनों में आपको क्या दिखाई देगा, एक डिफरेंस क्लियरली समझ में आएगा कि अच्छा मास और ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वेट दोनों अलग अलग होते हैं। मास के अलावा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा स्पीड, टाइम, है ना, तो इन सभी को हम क्या करते हैं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से एक्सप्रेस करते हैं। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, सो दीज आर द क्वांटिटी
these are the quantities which have both magnitude and डायरेक्शन, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करने में हमें क्या होती है, दोनों चीजें अवेलेबल होती है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और साथ में डायरेक्शन भी होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि इट हैज डायरेक्शन या इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्शन भी कह सकते हैं। अब इसके अगर एग्जांपल की आप लोग बात करेंगे तो इसका एग्जांपल है मास के अपोजिट में वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा फोर्स के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स भी आपकी कैसी क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट जो भी थोड़ी देर में आप पढ़ने वाले हैं, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इस चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, एंड एक्सेलरेशन। तो ये जो आपकी जितने भी क्वांटिटीज यहां पर लिखी हैं, इनमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ क्या होती है, आपकी डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों ही क्या आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है किसका, चैप्टर मोशन का। अब जैसे कि आपने टाइप्स ऑफ मोशन में क्वालिटेटिवली में ये पढ़ा था कि 3 टाइप के मोशन होते हैं। अगर आप वीडियो 1 के लिंक में जाएंगे तो वहां पर आपको इसके बारे में पता लगेगा कि हमने पढ़ा था 3 टाइप के क्या होते हैं, मोशन होते हैं। एक होता है लीनियर मोशन, दूसरा हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन और तीसरा हमने पढ़ा था पीरियोडिक मोशन। तो अब हम बात करेंगे लीनियर मोशन क्या होता है, ठीक है। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बिना एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जब वो क्या करता है, मूव करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, लीनियर मोशन कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है, या तो आप ये कह सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर आप कह सकते हैं लीनियर मोशन, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम बात करते हैं लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन आपको यहां पे समझना है, जैसा कि डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए जब एक ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में क्या करता है, मूव करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, लीनियर मोशन कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम एक ग्राफ से इसको समझेंगे, मतलब एक लाइन है, ठीक है, जहां पर हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस जीरो से चलना शुरू करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां से चलना शुरू कर रहा है, जीरो से। अब यहां पर आपको नंबर लाइन पे मार्क दिख जाएंगे, तो वो मार्क्स आपको यहां पे हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ऐसे चलता चला जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। तो 45। इसके अलावा ये जो है, ये आपका पाथ है जो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस है आपका, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस आपका मान लीजिए किलोमीटर्स में दे रखा है, तो ये सारे नंबर किलोमीटर में, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो इस O पॉइंट से चलना शुरू करता है, ठीक है, O पोजीशन से चलना शुरू करता है, और ऑब्जेक्ट सबसे पहले A पर आता है। यहां पर आपका A पॉइंट है, तो सबसे पहले वो कहां पर आता है, A पर आता है। यहां पर A से मूव मतलब रिटर्न बैक जाता है, और कहां पे जाता है, B पर, और B से फाइनली C पर आकर रुक जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले गया है, मैं एरो से एक बार इसको शो कर देता हूं। ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहां पे गया है, A पर, A से ऑब्जेक्ट बैक हुआ कहां पर गया, B पर, और B से ऑब्जेक्ट गया कहां पर, C पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव किया है, O से A से B और B से C। अब क्वेश्चन यहां पर ये पुट किया जाता है कि बताओ ऑब्जेक्ट O से C तक जाने में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या है, ठीक है। देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आपके पास है कि एक ऑब्जेक्ट O से चलना शुरू करता है, A पर जाता है, A से टर्न अराउंड B, B से C पर आकर फाइनली स्टॉप हो जाता है। इन दोनों केसेस में, तो इस केस में आपको ये फाइंड करना है कि O से C तक जाने में ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ना। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, दोनों होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस, और ये आपको जनरली ध्यान रखना है, बहुत बार डिफरेंस की फॉर्म में पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है समझे जरा। सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द जर्नी। आपने जो भी जर्नी कवर किया, आप अपने घर से निकले, घर से स्कूल गए, स्कूल से फ्रेंड के यहाँ गए, फ्रेंड के यहाँ से लाइब्रेरी गए, ट्यूशन गए और वहां से आकर घर आ गए, तो ये जितना भी आपने जर्नी ट्रैवल की है, उस टोटल जर्नी में जो भी आपका टोटल पाथ लेंथ आप कवर करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस के बारे में आप कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज the total path length covered by the object, है ना, during the journey। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना कितना पाथ लेंथ कवर करता है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझे जरा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब आपने टोटल जर्नी जो कवर की, उस टोटल जर्नी में आपका जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा कि देखो क्या कि एक आप अपने घर से चलना शुरू किए, शुरू में आप स्कूल गए, स्कूल से आप फ्रेंड के यहाँ गए, फ्रेंड के यहाँ से आप कहां चले गए, घर आए, कोई घर भी आएंगे, खाना वाना खाया, फिर आप कहां चले गए, ट्यूशन चले गए पढ़ने के लिए, और वहां से फिर आप घूमते घामते घर आ गए। अब इस पूरी जर्नी में अगर हम आपका इनिशियल पॉइंट देखें और फाइनल पॉइंट देखें, तो इनिशियल पॉइंट पे आपका घर है और फाइनल पॉइंट पे आपका घर ही है, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो इट इज defined as the shortest path covered by the object between initial and final position, ठीक है। कि ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसका, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए जरा। डिस्टेंस, क्योंकि पाथ लेंथ है, ये भी पाथ लेंथ है, ये भी पाथ लेंथ है, दोनों की ऐसा यूनिट सेम रहेगी, तो अगर आपको कभी भी डिस्टेंस के बारे में शॉर्टकट लिखने को आता है, तो आप इसमें दूसरा पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि इट्स SI यूनिट इज मीटर, ठीक है। और यहां इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर है, तो अगर इन दोनों में डिफरेंस लिखने को आ रहा है, तो ये पॉइंट आप इसमें मेंशन नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज लिखने को आएंगी, तो आप इसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इट हैज या इट्स SI यूनिट इज मीटर, ठीक है। लेकिन अब तीसरा पॉइंट समझे जरा। तीसरा पॉइंट कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट is can be zero and can be positive, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, ये जीरो हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से चलेगा, और पॉजिटिव, वो जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, सारा का सारा पॉजिटिवली क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो डिस्टेंस जो है ये आपका या तो जीरो हो जाएगा, या तो जीरो होगा अगर वो मूव ही नहीं कर रहा है, और अगर मूव कर रहा है तो वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इट कैन बी जीरो
और पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, जीरो और पॉजिटिव के अलावा इसकी वैल्यू कोई तीसरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट कैन बी, ये जीरो हो सकती है कब, या तो वही सेम सिचुएशन की ऑब्जेक्ट ने मूव किया ही नहीं, और अगर किया भी तो वो जहां से चलना शुरू किया वहीं पर वापस आ गया। तो आप कहेंगे कि जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे, अगर एक ऑब्जेक्ट सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट टर्निंग अराउंड, वो मुड़ा नहीं है, वो सीधा सीधा चलता जा रहा है, तो वो सारा का सारा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। एंड कैन बी नेगेटिव। ठीक है, कि अगर वो टर्न अराउंड हुआ और टर्न अराउंड होने के बाद मान लीजिए कि यहां से चलना शुरू करता है, वो ए पर गया, ए से टर्न अराउंड हुआ और वापस जहां से चलना शुरू किया था उससे भी कहां चला गया, आगे की तरफ चला गया। मतलब अगर हम, आपने नंबर लाइन पढ़ा हुआ है और नंबर लाइन पे आपको पता है जीरो से राइट की तरफ आप आते हैं तो आपको वैल्यू किस में मिलती है, पॉजिटिव में मिलती है। जीरो से लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव में मिलती है। तो अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से भी पीछे चला जाए तो मैथमेटिकली इट इज नेगेटिव, है ना। तो ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट ये है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाएगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये आपका डिफरेंस है किसके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, अब थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अलग से डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग है, तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट सीधा सीधा मूव कर रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट इससे चलना शुरू करता है जीरो से, ठीक है, और वो 1 2 3 4 मतलब आप कह लीजिए 5 10 15 और 20 ए पॉइंट पर आता है, ए पॉइंट से टर्न अराउंड होकर बी पर आकर रुक जाता है। ठीक है, ओ से चलना शुरू किया, सबसे पहले कहां गया, ए पर, ए से कहां पर आया, बी पर। ठीक है, तो वो कहते हैं आपसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा 10 मीटर में है तो मीटर, किलोमीटर में तो किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है जो एक पॉइंट P से चलना शुरू करता है टुवर्ड नॉर्थ एंड मूव्स फॉर 3 किलोमीटर, देन टर्न राइट और टुवर्ड ईस्ट। फिर कहता है वो टर्न राइट हुआ या ईस्ट की तरफ गया और पहले P से चलना शुरू किया Q पर, Q से टर्न राइट हुआ और 4 किलोमीटर क्या करता है, मूव करता है टुवर्ड ईस्ट में और R पर आकर रुक जाता है। वो कहता है फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन या फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पर्सन। तो डिस्प्लेसमेंट आपको बताया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर देखेंगे आप ऐसे जाएंगे तो आपको लॉन्ग रूट पड़ेगा, तो शॉर्ट पाथ क्या होगा, आप ऐसे चले जाइए तो इसका मतलब आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके जस्ट सामने जो लेंथ होती है, जो आपकी लाइन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, है ना। तो आपको बेसिकली ये PR जो हाइपोटेन्यूज है ये लेंथ आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, यूजिंग पाइथागोरस, है ना, आपको इसमें क्या लगानी है, पाइथागोरस लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। और पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस, आप इसमें से किसी को भी एक बेस ले लेंगे, प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के दोनों के सम के बराबर होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं PR जो आपको निकालना है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यही होगा।
पी क्यू का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा पी आर स्क्वायर। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 9 16, और जब आप किसी भी नंबर से जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो वो दूसरी जगह क्या कहता है स्क्वायर रूट हो जाता है, तो आपका आ जाएगा पी आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये वाली जो लेंथ है ये फाइंड आउट कर लेंगे, कितनी हो गई 5 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसके बारे में, ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से जिगजैग मूव करता है टू फॉर्म सेमी सर्कुलर पाथ, है ना, यहाँ से चलना शुरू करता है और ये इस तरीके से सेमी सर्कुलर पाथ फॉर्म करता है, इक्वल मेजरमेंट्स के सेमी सर्कुलर पाथ फॉर्म करता है और क्यू पर आकर रुक जाता है। वो कहता है बताओ उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जबकि वो आपको क्या कहेगा कि ये जो सेमी सर्कल बना रहा है इस सेमी सर्कल में वो जो रेडियस है वो कितना है 4 मीटर का रेडियस बनाता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमें निकालना है क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा P से लेके Q तक का डिस्टेंस, तो ये आपको पता है कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका डबल कितना होगा, पूरा डायमीटर कितना आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब 8 मीटर ये 8 मीटर ये और 8 मीटर ही आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 8 + 8 + 8 24, तो आपका P से Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको पता लग गया। अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मेन क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें आपको दो क्वेश्चन है, पहला है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to C, है ना, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द displacement covered by the object between O to C, ठीक है। O से C तक डिस्टेंस कितना है और O से C के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको क्या कहते हैं, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अभी आपको मैंने डेफिनेशन में बताया क्या होता है टोटल पाथ लेंथ, है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम O to C, तो O से C वो डायरेक्ट नहीं गया, पहले O से A गया तो OA प्लस A से B गया AB प्लस B से C गया BC। आप सारे पाथ को क्या कर देंगे कवर मतलब ऐड कर देंगे, तो OA कितना है 40, AB कितना है 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 और ये कितना है ये आपका आ जाएगा 15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 40 + 50 और 65, तो आपका टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ वो कितना होगा 65 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं गया है O से A से B और B से C पे गया है। अगर आप सेम सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट के साथ देखें, जब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बिटवीन O to C, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे समझे जरा। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि पहले आप देख सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, तो आप इनिशियली आप अगर आंसर कहना चाहें तो सीधा आप कह सकते हैं 15 किलोमीटर होगा, क्यों, क्योंकि O यहां पर है C यहां पर है, शॉर्टेस्ट पाथ ये है। लेकिन अगर आप बाय प्रोसेस जाएं तो बाय प्रोसेस में ऑब्जेक्ट पहले सबसे पहले कहां गया OA, है ना, O से A पर गया है। अब इसके बाद जब वो टर्न अराउंड होकर जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वो सारे डिस्टेंस क्या कर देंगे आप इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो OA में से फिर वो कहां गया AB, तो माइनस AB कर देंगे, फिर B से C पर माइनस BC कर देंगे, ठीक है। तो OA है 40 - 10 - 15, तो ये आपका आ जाएगा कितना 40 - 25 दैट इज इक्वल्स टू 15।
तो आपने पहले देख लिया था कि 15 किलोमीटर है, यहाँ भी आपका 15 किलोमीटर, तो ये आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने जाना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग-अलग कॉन्सेप्ट होते हैं और दोनों को फाइंड करने का तरीका भी क्या है, अलग-अलग होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है ये भी आपने जाना। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्पीड, स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड एक्चुअल में होती क्या है और उसके टाइप, वेलोसिटी उसके टाइप और एक्सेलरेशन और उसके टाइप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।